टॉपिक तो चेंज करवाते हैं। कल वाला भी, लास्ट क्लास वाला भी चेंज होता। कोई दिक्कत नहीं, बाद में चेंज कर देंगे अभी। चलो ये चालू करवा यार, ये गर्मी लग रही है। टॉपिक डालो, टीलेज भूपरिष्करण। गड़बड़ है कोई? कौन सा? कौन सा वाला? हाँ तो क्या दिक्कत है? आंसर की में क्या कर रखा है? नहीं निकाला। हाँ हाँ, इसको बोल दिया, कल चेंज करा दिया था मैंने, बोल दिया था। क्या पेपर है? अल्पकालिक आंसर की थोड़ी मतलब वो थोड़ी लगाई रैंक अभी। आंसर की में तो हो गया चेंज। अल्पकालिक वायुमंडलीय घटना, मौसम। अब कल देखो, अगर आप में से किसी ने लिखा हो तो मैंने एक टर्म लिखी थी वेदर को, जो अपन लिख रहे थे, है ना। और आप क्लास में भी देख सकते हो, मैंने इस तरीके से लिखा था, समेशन ऑफ वेदर। समेशन ऑफ वेदर को अपन क्या कहते हैं? क्लाइमेट, है ना। ये लिखी है, मैंने भी टर्म लिखी है। ऑनलाइन होता है तो अपने पास प्रूफ रहता है, अभी मैं निकाल के दिखा सकता हूँ हाथों हाथ। किसी ने ध्यान दिया हो तो मैं इसलिए कहता हूँ इंग्लिश पे थोड़ा सा ध्यान देना है अपन को ना। हिंदी में थोड़ी सी लैंग्वेज बिल्कुल अजीब आई थी कल। कल क्वेश्चन आया था जलवायु का, जेट का, है ना, पहला ही क्वेश्चन। अब उसमें ये लाइन लिखी थी इंग्लिश में, अगर समेशन ऑफ वेदर, सीधी सीधी लाइन उठ गई, ये इंग्लिश के अंदर लिखा हुआ था वहां, समेशन ऑफ वेदर क्या कहलाता है? क्लाइमेट। ध्यान दो तो ऐसे क्वेश्चन इस प्रकार से फंसते हैं। सेम लाइन ही उठा के डाल दी उसने, जबकि थोड़ा सा लैंग्वेज क्या थी उसकी, हिंदी की थोड़ी सी अजीब सी थी। इसलिए ध्यान दे लिया करो इन छोटे छोटे पॉइंट्स के ऊपर, ठीक है। क्या वायुमंडल की ऊपरी परत, तापमंडल, क्षोभ मंडल कितने से कितने किलोमीटर? 8 से 18। दूरी कितनी है? 150 मिलियन किलोमीटर। 1.5 इंटू 10 की घात 8। सोलर 1.94 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। तीसरा, अवशोषण काला शुष्क वायु का 10 पर किलोमीटर, है ना। दूसरा, गति एनीमोमीटर बरसाती बादल निम्बो स्टेटस। बौछार का आकार 0.5 से कम। बैरोमीटर दाब। विशिष्ट आर्द्रता उपयुक्त सभी। बताया था उस टाइम पे, पॉइंट आउट करके बोला था इसको अच्छे से पढ़ना। फसल बरसाती दिन 5 mm से अधिक। औसत वार्षिक वर्षा 1194 mm। कुल वर्षा का कितना परसेंट? दक्षिण पश्चिम में तो 75। केरल में मानसून का प्रवेश। अरहर का वानस्पतिक नाम। रागी का इल्यूसिना कोरकाना। फसल पौधे का एल्बिडो 15 से 25। सेटेरिया इटैलिका किसका है? सेटेरिया इटैलिका फॉक्सटेल मिलेट। पेनिकम मिलियसम चीना प्रोसो मिलेट। पेनिसिडम ग्लूकम, कल क्वेश्चन आया जेट में। मैंने बोला वैज्ञानिक नाम से क्वेश्चन, कल क्वेश्चन आया जेट में, पेनिसिडम ग्लूकम किसका, बाजरा का नाम क्या है? पीजी में भी आया। इस बार पेपर बहुत गए भी थे, बिल्कुल ही इतने सिंपल सिंपल पेपर। पीजी का पेपर ऐसा आता है कि यहाँ बैठे हैं एक आध जिसने पीजी दिया हो तो, है ना। इससे पहले जो पीजी का पेपर ऐसा आता था कि हवा नहीं लगती। कोटा ने जब बनाया 100 में से क्वेश्चन ही आईएएस 45 जाते थे। जोधपुर भी अच्छा बनाया, जॉबनेर ने भी अच्छा बनाया। अब पीजी का पेपर भी ठीक है, अच्छा था, अपन बेकार नहीं कह सकते, लेकिन लेवल पहले से बहुत कम। पीएचडी का, सॉइल का, एग्रो का इतना सस्ता पेपर, गारंटी देता हूं 30 से 40 क्वेश्चन पीएचडी के में आप लोग कर दोगे। ऐसा है ना, ऐसा ही सॉइल का तो बिल्कुल ही खत्म है, वो तो सभी कर देंगे वो तो। मतलब लेवल थोड़ा सा कम था इसके आरयू का, तो आप लोग अगर जिसको देना होता दे सकता था, ऐसा कुछ नहीं था। टीलेज यानी कि भूपरिष्करण, ये पेपर आप लोगों के पास होना चाहिए कल वाला। सब सॉल्व करो, 40 के 40 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के, है ना।
उसमें से क्वेश्चन मिलेंगे आपको, वही तो होता है 12th लेवल, और क्या होता है, सेम ही है, आप ये समझो। सुपरवाइजर और ज्यादा इजी आता है, दो चार क्वेश्चन भले ही टफ मिल जाए इधर से उधर, लेकिन लेवल वही रहता है, इससे भी इजी आता है सुपरवाइजर। तो आप उस पेपर को देखो कहाँ है क्या नहीं है। एनिमल के अच्छे क्वेश्चन थे ना, मस्त। ऐसा क्वेश्चन था एनिमल का कि मतलब डायरेक्ट आंसर अपन नहीं दे सकते, थोड़ा सा अपन को पढ़ना पड़ेगा, आसानी आराम से क्वेश्चन आंसर आ सकता है। पर एनिमल में भी अपन कह नहीं सकते कि क्या इतना अच्छा कंसेप्ट का क्वेश्चन को आ सकता है क्या। वो अच्छे क्वेश्चन आया था, वो दूध निकालने वाली मशीन का कितना बढ़िया क्वेश्चन आया था। ये बहुत ये अच्छे, ऐसे अच्छे क्वेश्चन बोलते हैं इन चीजों को, है ना। बाकी ऐसा नहीं आता पूर्ण हस्ती विधि, तो सबको पता है सिंपल, लेकिन वो क्वेश्चन तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो ऐसे इस पेपर को आप पढ़ो, है ना, सब सॉल्व करो। पेपर सॉल्व करना अपन को अपनी जिम्मेदारी है कि जिस दिन जिस चीज का पेपर हो, एग्रीकल्चर से संबंध हो, आप सॉल्व करो। जैसे पीएचडी इकोनॉमी का हुआ, तो मैं तो भाई 2 साल हो गए 3 साल हो गए दे रखे उस पेपर को, लेकिन जैसे ही हुआ मंगाया, प्रिंट निकाला, सुबह सॉल्व कर दिया जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं। अब इससे क्या हुआ कि याद होता है ना अपन को पेपर करते हैं, तो आप पेपर सॉल्व किया करो। भू परिष्कर यानी कि टीलेज। अब बात करते हैं टीलेज क्या है। टीलेज जो है जनरली अपन बात कर लेते हैं, इसके जनक कौन है, तो जेथरो टूल, है ना, समझ जाएंगे पूरा टीलेज को। जेथरो टूल, जेथरो टूल ही इसके साथ साथ और किसके जनक है, खरपतवार विज्ञान के जनक है। किसके जनक है, खरपतवार विज्ञान। जेथरो टूल ने ही एक किताब लिखी थी, इस किताब का नाम क्या है, किताब का नाम क्या है, हॉर्स होइंग हस्बेंड्री, है ना। ये जो टीलेज जो है वो कौन सी भाषा का शब्द है, एंग्लो सैक्सन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है, ओल्ड इंग्लिश बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, ओल्ड इंग्लिश, है ना। एंग्लो सैक्सन भाषा का शब्द है। और शब्द क्या है, तो टीलेज जो है बच्चों, ये आपका जैसे कि टियोलियन कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं टीलियन, शब्द ये है, ठीक है। ये भी शब्द है, ये भी शब्द है। इनके अर्थ क्या है, इनके अर्थ देखो इंग्लिश में, जैसे कि मान लीजिए टीलेज जो है वो ट्रिलियन से बना है, जिसका मीनिंग यानी कि जिसका अर्थ क्या है, टू प्लो यानी कि क्या करना, जुताई करना। टू कल्टीवेट द सॉइल यानी कि मिट्टी की जुताई करना। ये इसका क्या होता है, अर्थ होता है। तो टीलेज का अर्थ पता चल गया सीधा सीधा क्या है, टीलेज का अर्थ क्या होता है, मिट्टी में जुताई करना। अब बात आती है टीलेज को परिभाषित करो कि भैया ये परिभाषा क्या है, हम क्या कह सकते हैं, टीलेज है क्या चीज, बताओ। इस टीलेज को किसान शुरुआत से ही जो है करते आ रहा है, शुरुआत में सबसे पहले टीलेज ही करते हैं। तो अपन को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि परिभाषा क्या है टीलेज की, क्या करते हैं हम टीलेज के अंदर। तो टीलेज में सीधा सा संबंध किससे है, आपका मिट्टी से है। क्या टीलेज के अंदर मिट्टी के अलावा और कोई दूसरी चीज नहीं आती, आती हैं, थोड़ी बहुत इंक्लूड होती हैं। किसी किसी पॉइंट में तो हम खरपतवार नियंत्रण को भूपरिष्करण के अंतर्गत ही देखते हैं। तो है क्या चीज टीलेज, टीलेज यानी कि बच्चों इंग्लिश में अगर मैं बात करूं, इट इज एन मैकेनिकल मैनिपुलेशन ऑफ द सॉइल विद द हेल्प ऑफ इंप्लीमेंट, ठीक है। यानी कि मृदा को यंत्रों की सहायता से उलटना पुलटना, किसके लिए, फसल की वृद्धि के लिए, पौधे के वृद्धि एवं विकास के लिए। तो पौधे के अच्छे वृद्धि एवं विकास के लिए मृदा को यंत्रों की सहायता से, मैकेनिकल मैन्युपुलेशन, मैकेनिकल यानी कि यंत्र, मैन्युपुलेशन यानी कि उलटना पुलटना। अपने कई बार लैंग्वेज अपन बोलते हैं कि बातें मैन्युपुलेट करके कर रहा है, ये तो बात मैन्युपुलेट कर रहा है, मैन्युपुलेट कर रहा है ना, ये उलट पुलट रहा है। तो मैकेनिकल मैन्युपुलेशन यानी कि यंत्रों की सहायता से मिट्टी को उलटना पुलटना क्या कहलाता है, भूपरिष्करण या टीलेज कहलाता है। अब पॉइंट आता है कि इसके उद्देश्य क्या है, क्यों टीलेज क्यों कर रहे हैं, मजे आ रहे हैं क्या ऐसे ही, तो कोई कारण होगा इसके पीछे कुछ ना कुछ। तो क्या कारण है, इन कारण को एक एक को अपन डिस्कस करेंगे। आप लोग बताओ, ये आपके सामने मैंने पॉइंट छोड़ दिए, जो जो जैसे जैसे आपको आता है, जितना भी आता हो, जैसा भी आता हो बताओ। वायु संचार पढ़ाना, वायु संचार कैसे पढ़ता है, चलो तो एक एक पॉइंट पे अपन, आप जैसे बोल रहे हो, जो जो बोल रहे हो उस पर आधार पर बात करेंगे। सबसे पहले मृदा की जो कठोर परत को तोड़ना, सबसे पहला काम बच्चों यही होता है कि जैसे अब देखना है ना, कंसेप्चुअली चलेंगे अपन, कठोर परत टूटेगी
तो आपको पता है आपकी मिट्टी लूज होगी, लूज होगी यानी कि ढीली होगी, है ना। टू लूजन द सॉइल, इंग्लिश के अंदर हम ऑब्जेक्टिव लिखते हैं, यानी कि मृदा को ढीला या लूज करना, ठीक है। तो अपना एक ही पॉइंट के अंदर इसको इंक्लूड कर देंगे अपन के कठोर परत को तोड़ना। अब कठोर परत टूटी, तो कठोर परत टूटने की वजह से रंध्रावकाश में क्या होगी, रंध्रावकाशों की संख्या में क्या हो गई, है ना, शॉर्ट में लिख देता हूं, रंध्रावकाश संख्या क्या होगी, बढ़ेगी। अब बच्चों रंध्रावकाशों की संख्या बढ़ेगी, जितने ज्यादा रंध्रावकाश होंगे उतने ही ज्यादा जल धारण क्षमता होगी। तो इसका मतलब जल धारण क्षमता, जल को रोकने की क्षमता क्या होगी, बढ़ेगी घटेगी, बढ़ेगी। जब रंध्रावकाश बढ़े, जल धारण क्षमता बढ़ी, तो रंध्रावकाश बढ़ने से हुआ क्या था, क्या हुआ था रंध्रावकाश बढ़ने से, वायवीय संचार, जो वायवीय संचार जो है वो क्या हुआ, बढ़ा। अब बच्चों जब भूपरिष्करण किया, जब गर्मियों में ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करते हैं, तो वो उद्देश्य तो हमारा होता है कि भूमि के तापमान को थोड़ा सा बढ़ाना, क्योंकि जैसे ही भूमि को पूरी को, ये मान लीजिए मिट्टी है, अब इसमें गहरी जुताई होगी तो सूर्य के प्रकाश की किरण नीचे आसानी से जा सकती है ना। तो अब उस गहरी जुताई से अगर बच्चों बोले कि तापमान बढ़ेगा घटेगा, तो बढ़ेगा, क्या होगा। लेकिन हम सामान्य अगर बात कर रहे हैं भूपरिष्करण की, तो भूपरिष्करण यानी कि टीले, जैसे हम क्या लिख रहे हैं, मैंने गहरी जुताई कुछ नहीं लिखी, तो भूपरिष्करण से तापमान क्या होता है, नियंत्रित, क्या होता है, अब कैसे होता है अभी आपके 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। नियंत्रित होता है, आप जब खेत के अंदर जुताई करते हो, खड़े रहते हो, तो हीट निकलती है, निकलती है ना, तो हीट कहां से निकल रही है, सॉइल से निकल रही है, टेम्परेचर का क्या होता है, मेंटेन, यानी कि तापमान नियंत्रित होता है। ये सब चीजें हमने क्यों की, किस लिए की, जिसमें सबसे प्रमुख रूप से अपना उद्देश्य की अगर कोई बात करे तो वो उद्देश्य कहीं ना कहीं हमारा निकल के आता है सामने, खरपतवार नियंत्रण। कौन सा निकल के आता है, खरपतवार। जब बच्चों वायवीय संचार बढ़ेगा, जल धारण क्षमता बढ़ेगी, तो हम कह सकते हैं कि सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता में, सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता क्या होती है, वृद्धि। और आपको जब थोड़ा सा खाद पढ़ाई थी तो वहां हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि आप जितना भूपरिष्करण करोगे तो रंध्रावकाशों की संख्या में वृद्धि होगी, जिसकी वजह से मृदा का स्थूल घनत्व यानी कह सकते हैं बल्क डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्या हो जाती है, समझ आ गया। क्या कण घनत्व पे भूपरिष्करण का कोई प्रभाव पड़ेगा, तो कण घनत्व पे भूपरिष्करण प्रभाव नहीं पड़ता, वहां ऑर्गेनिक मैटर यानी कार्बनिक पदार्थ का प्रभाव पड़ता है, भूपरिष्करण का प्रभाव, ठीक है। पीडी का नहीं बोलना बिल्कुल भी, क्या भूपरिष्करण का पीडी पे इफेक्ट होगा, नहीं होगा। ये टॉपिक वैसे आपको सर सॉइल साइंस वाले सर और अच्छे से पूरा साइड एक्सप्लेन किया होगा, है ना। तो वहां कार्बनिक पदार्थ का पीडी पर प्रभाव पड़ता है, बीडी पर प्रभाव नहीं पड़ता। अब एक पॉइंट और निकल के आता है कि जो आप ग्रीष्मकालीन में गहरी जुताई की बात कर रहे हो, और उस गहरी जुताई को ऐसा बोलते हैं कि 2 से 3 साल में एक बार करना चाहिए। लगातार करें अपन, क्या करें, लगातार करो, बढ़िया, रंध्रावकाश बढ़ेंगे, बीडी कम होगा, बताओ लगातार करने से क्या समस्या आएगी। जब बच्चों हम गहरी जुताई के लिए लगातार अगर ये अपन मिट्टी को उल्टेंगे पुलटेंगे, तो इसके लिए हमें इंप्लीमेंट की जरूरत होती है, यंत्रों की जरूरत होती है। तो एक गहराई से, एक पर्टिकुलर लिमिट से, जैसे कि मैं बात करूं, मान लीजिए ये भूपरिष्करण कर रहे हैं अपन इतनी गहराई तक, ये सॉइल है, यहां तक हम भूपरिष्करण हर बार कर रहे हैं, तो बार बार आप हेवी इंप्लीमेंट का यूज लोगे, बार बार भारी यंत्रों की आपको आवश्यकता पड़ेगी, तो यहां पर एक कठोर लेयर बन जाएगी, क्या बन जाएगी, कठोर परत बन जाएगी। तो यानी कि उस समय उन हेवी इंप्लीमेंट की वजह से, उन भारी यंत्रों की वजह से मिट्टी आपकी दबेगी, और मिट्टी दबने की वजह से कठोर परत का निर्माण होगा, और रंध्रावकाशों की संख्या में
कमी होगी तो उस स्थिति में बल्क डेंसिटी यानी कि स्थूल घनत्व क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आपसे कोई पूछ ले अत्यधिक गहरी जुताई करने से स्थूल घनत्व पर क्या असर पड़ता है, क्या बोल दोगे, क्या बोलोगे? एक कोई कंसेप्ट पिछले कंसेप्ट क्या इसके पीछे, भारी यंत्र। कौन से भारी यंत्र, समझ में आ गया? ये आपका थोड़ा सा उससे अलग, ये बात हुई टीलेज और उसके ऑब्जेक्टिव की। और कोई ऑब्जेक्टिव छूट रहा हो तो आप बता दीजिए, ऐड कर देंगे अपन। मुख्य रूप से ये अपने ऑब्जेक्टिव उद्देश्य होते हैं। ठीक, अब इन सब में से आपसे पूछ लूं कौन सा है, कहीं ना कहीं अपने एग्रीकल्चर के लिए, किसान के लिए तो प्रमुख रूप से खरपतवार नियंत्रण की बात करते हैं अपन। किसकी बात करते हैं? किसान क्यों करता है, भूप्रक्षण करने का कारण ही क्या है? खरपतवार नियंत्रण। उसके बाद तैयारी होती है मिट्टी की, तो ठीक है, सबसे पहले खरपतवार नियंत्रण ही करता है। ये आपका उद्देश्य के अंतर्गत आता है। अब हम बात करेंगे भूप्रक्षण के किसके प्रकार की। प्रकार में थोड़ा सा अपन अलग चलेंगे, जिसमें अपन ने सुना होगा ऑन सीजन और ऑफ सीजन। थोड़ा सा अपन डीप है ना, ऑन सीजन और ऑफ सीजन लिखाएंगे, ज्यादा कुछ नहीं इसमें, बस आपको समझ में आ जाएगा। कई बार क्या होता है, आप लोग एग्री करोगे इसके साथ, कि अपने घर वाले जाते हैं, पिताजी वगैरह फसल नहीं लगा रहे, उस बार वो अप्रैल माह की ऐसी आवश्यकता है, मतलब उस साल हम फसल लगा ही नहीं रहे, उस ऋतु में हम फसल लगा ही नहीं रहे, खाली छोड़ दिया खेत, तो भी एक बार ट्रैक्टर ले जाके उस मिट्टी की जुताई करके आ जाते हैं। ऐसा होता है क्या? क्यों, कारण क्या है इसके पीछे है? क्यों? क्योंकि वो इसलिए ये चीज करते हैं ताकि मिट्टी कठोर नहीं हो जाए। मुख्य उद्देश्य क्या होता है, मिट्टी कठोर नहीं हो जाए, तो एक बार जुताई करके आ जाते हैं। लेकिन बच्चों वो उस बार उस समय फसल नहीं लगाते, तो अब इन दोनों में से वो कौन सा भूप्रक्षण हो गया? ऑफ सीजन। कौन सा हो गया? जैसे भैया अभी अपन टी शर्ट वी शर्ट लेने जाए सर्दियों के टाइम में, तो उसको क्या बोल देते हैं? ऑफ सीजन है ये। तो गर्मियों में अगर सर्दी के कपड़े लेने जाए तो उसको क्या बोल देते हैं? ऑफ सीजन। यानी कि सीजन है ही नहीं सर्दियों का, सर्दी के कपड़े ले रहा है, सस्ते मिलेंगे। तो ऐसे यानी कि जिस बार अपन ने क्या किया, मिट्टी की तैयारी की, जुताई की, और हम अगर फसल लगा रहे हैं तो उसको तो क्या कर देते हैं? ऑन सीजन। नहीं लगा रहे तो उसको क्या बोलते हैं? ऑफ सीजन। ये सबसे बड़ा क्लासिफिकेशन होता है भूप्रक्षण का, इसको याद रखना। अभी तक आप लोगों ने सुना होगा प्राथमिक, द्वितीयक, न्यूनतम और शून्य, वो चीजें ही अलग हैं। मेजर जो क्लासिफिकेशन है वही होता है ऑन सीजन और ऑफ सीजन। अब इस ऑन सीजन के अंदर भी दो चीज आती है, ये तो यहीं की निबट की फाइल इसकी। तो इस ऑन सीजन के अंदर भी दो चीज आती हैं, एक आता है प्री पेराटरी टीलेज और दूसरा आता है आफ्टर भूप्रक्षण, यानी भूप्रक्षण के पश्चात, आफ्टर टीलेज कहते हैं, या कह सकते हैं उसको क्या बोलते हैं अपन इंटरकल्चर से? अंतःसस्य, है ना, अंतःसस्य क्रिया या अंतःसस्य भूप्रक्षण। यानी कि फिर आपको देखने को मिलेंगे दो प्रकार के टीलेज, प्री पेराटरी और आफ्टर टीलेज। प्री पेराटरी के अंदर आते हैं दो, अब आपके समझ में आ जाएगा। एक तो आता है प्राथमिक, एक कौन सा आता है? द्वितीयक। ये अपन सबने पढ़ा होगा। फिर ये क्या चीज है? ये चीज है कि आपने प्राथमिक भूप्रक्षण कर लिया, द्वितीय कर लिया। प्राथमिक में तुम गहरी जुताई कर ली, कठोर परत तोड़ ली, यहां मिट्टी को बिल्कुल पाटा लगा दिया, लेवलिंग कर दी, सीड बेड बना दी, बुआई कर दी। अब उसके बाद फसल उगेगी और कटाई होगी। तो फसल के उगने के बाद, अंकुरण के बाद और कटाई तक अपन बीच में कुछ करते हैं क्या? करते हैं। क्या करते हैं अपन? निराई करते हैं, गुड़ाई करते हैं। ये इस प्रकार की सारी क्रियाएं किसके अंदर आती हैं? अंतःसस्य क्रियाओं के अंतर्गत आती हैं। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं गुरु। आ जाओ, बच्चे भी बधाई देंगे आपको। लो आ जाओ। दिलीप सर का बर्थडे ऑनलाइन वालों आप भी विश करो, ऊपर आ जाओ यार। दिलीप सर भाई है मेरे, हम लगते भी दोनों एक दूसरे में। नहीं ठीक है, चलो क्लियर है। ये बात होगी आपकी प्रीपरेटरी और आफ्टर टीलेज की, है ना। ये थोड़ा सा क्या आपको लगा होगा ये अजीब सा क्यों यार, हमने तो ऐसा सुना ही नहीं क्या है। लेकिन अपन कुछ लिखा नहीं रहे, आपको खाली कंसेप्ट बता देंगे। दो प्रकार की
टीलोज होते हैं, ऑन सीजन और ऑफ सीजन। ऑन सीजन में यानी कि जिस बार फसल जुताई करेंगे उस बार ही फसल लगाएंगे, जिसमें नहीं करेंगे वो ऑफ सीजन। और ऑन सीजन भी दो प्रकार का, जिसमें प्रीपेरेटरी और आफ्टर। प्रीपेरेटरी टिलेज क्या होती है, पहले पहले का मामला पूरा, यानी कि प्राथमिक और द्वितीयक। आफ्टर में क्या होता है, अंतः सस्य क्रियाएं, निराई गड़ाई, ठीक है, अर्थिंग अप, मिट्टी चढ़ाना, मिट्टी चढ़ाते नहीं चढ़ाते, ये सभी किस में आते हैं बच्चों, आफ्टर टीलेज, यानी कि अंतः सस्य क्रियाओं के अंतर्गत आते हैं। अब इसके बाद फिर हम देखो यहां तो पढ़ लेंगे, खाली इसके अंदर पढ़ेंगे वही गिने चुनेगी, प्राथमिक और द्वितीयक। इसके बाद अपना एक कंसेप्ट आता है, जिस कंसेप्ट को हम बोल देते हैं मॉडर्न टीलेज, यानी कि आधुनिक भू परिष्करण। क्या बोल देते हैं, आधुनिक भू परिष्करण। यानी कि आगे जाके मॉडर्न टीलेज का कंसेप्ट आता है, आधुनिक भू परिष्करण का कंसेप्ट आता है। ये कंसेप्ट कहां से आया, आधुनिक भू परिष्करण क्या है कि लगातार लंबे समय से अपन मिट्टी को तैयार करते हैं। सबसे बड़ा खर्च अगर मैं बात करूं बच्चों, 100 रुपए खर्च हो रहे हैं ना अपनी खेती में, 30 रुपए सीधा सीधा किस में चले जाते हैं, टीलेज में, भू परिष्करण। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये कंसेप्ट है शानदार। हाउ मच परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट यूज इन टीलेज, 30%। कितना परसेंट, तो यानी कि 100 रुपए लगा रहा हूं, 30 रुपए तो टीलेज में चले गए। तो इन चीजों को देखते हुए कहीं ना कहीं किसान को लॉस होता है। अब लॉस सबसे बड़ा किसका है कि ट्रैक्टर तो ले लिया, जिसके बाद ट्रैक्टर नहीं तो एक तो बेचारा वो ट्रैक्टर लेगा, है ना। अब मान लो ट्रैक्टर ले लिया उसने, तो उसमें तेल भराना पड़ेगा, सबसे बड़ी समस्या तो तेल की है ना, सबसे बड़ी समस्या तेल की। आदमी में भी तेल भराना होता है आजकल, और ऐसे ट्रैक्टर में भी। तो अब ये कहां से आए, तो अभी इसके लिए तो क्या हुआ कि यूएसए के अंदर, यूएस काफी डेवलप्ड कंट्री, आपको पता है ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्री है सारी, यूएस, इजराइल, ये सब। अपन डेवलपिंग कंट्री है, 2047 तक अपना भी है कि अपन डेवलप्ड कंट्री बने, विकसित भारत बने। तो ये सब डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर ऑलरेडी पहले से क्या है, टेक्नोलॉजी वगैरह ये सारी चीजें थी। जैसे चाइना के बारे में लोगों को बाहर कुछ पता ही नहीं चलता कि वहां क्या हो रहा है क्या नहीं, वो देश ही अलग है, वहां की कहानी अलग है। आपको बाहर चीजें मिलेंगी नहीं कुछ, ना आपको न्यूज चैनल पे बहुत कुछ मिलता। अपन लोग अंग्रेजी नहीं बोलते तो लो स्टैंडर्ड साबित कर देते हैं कि तो लो स्टैंडर्ड है, ये तो अंग्रेजी आती नहीं है इसको, है ना। जहां अपन जैसे हम कॉन्फ्रेंस वगैरह में उसमें होते हैं, जिसको इंग्लिश नहीं आती तो इंग्लिश, वो बोलते ही नहीं इंग्लिश, तो चाइनीज ही बोलते हैं। उनकी क्यों बोले वो इंग्लिश, कि हमारी लैंग्वेज ही नहीं है ना। और इतना डेवलप्ड है कि मेरे एक दो दोस्त गए थे वहां एमबीबीएस करने, वो वीडियो भेजते रहते, तो फिर उन्होंने ब्लॉगिंग ही चालू कर दी वहां पे ब्लॉग बना के डालते थे। वो खुद के ही ऐप चलाते हैं, खुद की ही सारी चीज चलाते हैं। इतनी ज्यादा डेवलप है, अपन तो कहीं नहीं, कोई कहीं नहीं है। तो 100 साल आगे चल रहा है ऐसा लगता है। ये क्या हो रहा है वहां, तो आदमी कुछ करी ना, खड़ा ही है वहां, खड़े खड़े सब कुछ तैयार, सब मामला। रोटी बनाने का सिस्टम वहां ऐसे ऐसे देखे जाते हैं, कुछ नहीं करना अपने, हाथ ही गंदे नहीं हो रोटी बनने में, रोटी बन के तैयार हो जाती है। ऐसी ऐसी चीजें मैं टेक्नोलॉजी देखता रहता हूं मैं। ऐसे चाइना है, यूएस है। यूएस में क्या किया, आप देखो ना, अभी कोरोना के टाइम पे न्यूज आई थी, 2 दिन के अंदर हॉस्पिटल बनाए खड़ा कर दिया उन्होंने। 2 दिन में हॉस्पिटल खड़े कर दिए उन्होंने, 10 मिल के। यहाँ लाले पड़ रहे एक बेड ढूंढने की अपने, एक कोने के चारे में कहीं जगह मिल जाए। तो यूएस ने क्या सोचा कि अपन ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे पैसे को क्या किया जा सके, कम किया जा सके। तो देखा भैया यार, 100 रुपए में से 30 रुपए तो खाली भू परिष्करण में ही जा रहे हैं। और उस समय क्या हुआ, 1950 के लगभग 50 से 74 तक, है ना, 74 हम डेट हमें हमेशा देखने को मिलती है न्यूनतम की वजह से। बाकी 1950-54 में ही हो गया था जीरो टीलेज वाला का मामला, कि उस समय 74-75 के आसपास इस समय दाम तेल के, यानी कि पेट्रोल और डीजल के दाम यूएस में क्या हो गए, बढ़ गए। कि एक तो 30 रुपए तक और खर्च हो रहे हैं, दूसरा पेट्रोल और डीजल के दाम भी इतने ज्यादा बढ़ गए। अब क्या करें, तो उन्होंने ये बोला कि जो आधुनिक भू परिष्करण निकाला, आधुनिक भू परिष्करण के अंदर उन्होंने बोला कि जो हम अत्यधिक भू परिष्करण कर रहे हैं, इंटेंसिव टीलेज कर रहे हैं, यानी कि पहले एक बार गहरी जुताई कर लेते हैं, फिर कल्टीवेटर लगा देते हैं, हैरो भी चला देते हैं, पाटा कल्टी के साथ पाटा लगा देते हैं, दुनिया भर की ये चीजें करते हैं, कि ये सारी चीजें मत करो। लेवलर लगा देते हैं, प्लैंकर लगा देते हैं, क्रशर लगा देते हैं, ठीक है, कि ये सारी चीजें मत करो, इनको थोड़ा क्या करो, कम करो। तो उन्होंने कौन सा भू परिष्करण निकाला, आधुनिक भू परिष्करण, जिसके अंदर अपन को देखने को मिलता है, एक मिल जाता है आपको न्यूनतम भू परिष्करण, एक मिल जाता है आपको शून्य भू परिष्करण, और एक मिल जाता है आपको संरक्षित भू परिष्करण।
देखो बच्चों, ये सारी चीजें आती हैं अपने आप संरक्षित भूपरिष्करण के अंदर ही है, कंजर्वेशन टीलेज के अंदर, है ना। तो ये तीनों भूपरिष्करण हम और पढ़ेंगे और एक एक यंत्र के बारे में देख लेंगे। किसी अगर यंत्र के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो यंत्र के फोटो भी मैं आपको, पेन ड्राइव होगी तो अभी आज दिखा दूंगा सबके, है ना। ये अपने पूरे टॉपिक की कोर्स पूरी आउटलाइन है, समझ में आ गया। यहां तक हम पूरा पढ़ेंगे, ये पूरी आउटलाइन हो गई। अब एक एक पॉइंट को अपन स्टार्ट कर लेते हैं शुरू से। चलो हेडिंग डाल दो, भूपरिष्करण इसमें लिखो, मैं बोल रहा हूं। आप भी किसान हो, बिल्कुल किसान है यार, कैसे नहीं है। मैं तो आज आने की सोच ही नहीं रहा था, धूप आ गई थी, मैंने कहा यार बुआई कर देते हैं जैसे भी हो, डिवलिंग से, क्योंकि वो तो चलेगा नहीं उसके अंदर। रिसर्च में अपन ट्रैक्टर से तो कर नहीं सकते, हाथ से ही करते हैं। अब मिट्टी तो आ ही नहीं रही, वो तो गीली हो रखी भयंकर। तो ये मैं चला गया था खेत पे, मैंने कहा डिवलिंग से कर देते हैं, और वो पैर रखते ही मिट्टी अंदर बैठ रही है, इसलिए वापस आ गया। चलो लिखा भूपरिष्करण, लिखो भू टीलेज, भूपरिष्करण मत लिखना है, टीलेज लिखना। टीलेज एंग्लो सैक्सन भाषा का शब्द है। टीलेज एंग्लो सैक्सन भाषा का शब्द है ना। शब्द क्या है देखो, टीलियन लिखो, टियोलिन भी आ सकता है ना, TEOLIEN, टियोलिन भी आ सकता है, टीलियन भी आ सकता है, आएगा एग्जाम में क्वेश्चन, नहीं खाली भाषा आएगी। आप तो शब्द ऐसे याद रख लो। टीलियन शब्द है जिसका अर्थ क्या है, इंग्लिश में लिखो, क्या अर्थ है। टू प्लो, प्लो क्या होता है बच्चों, प्लो क्या होता है, जुताई करना, क्या करना। और टू कल्टीवेट द सॉइल क्या हो गया, मृदा की जुताई करना, बस सिंपल सी चीज। शब्द है भैया एंग्लो सैक्सन टीलियन, टीलियन, और टीलियन का अर्थ क्या है, टू प्लो या टू कल्टीवेट द सॉइल। फिर अपन लिखेंगे बच्चों इसके जनक, जनक कौन है। जनक लिखो, यस सर। अब पानी भरा हुआ है, कहां करते हैं इसमें जुताई। अब इसमें क्या किया कि अपन ने सब प्रॉपर इस बार लेवलिंग करवा दी, पाटा लगवा दिया, हैरो लगवा दिया, 2-3 बार रोटावेटर चलवा दिया वो। अब इससे क्या होता है, पूरी मिट्टी लूज हो जाती है। अब इसके बाद अगर कोई किसान बुआई करे ना, शानदार रिजल्ट आए, पर इसके बाद बरस गया पानी, अब पानी पूरा बैठता है नीचे, है ना। ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई का मुख्य उद्देश्य क्या है, अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले तो, जल धारण क्षमता को बढ़ाना। क्योंकि मिट्टी क्या होती है, कठोर परत गर्मियों में पूरी टूटती है, अब वो टूट के पूरी हो गई लूज। अब आएगी बारिश, तो बारिश आएगी तो मिट्टी ऊपर आएगी तो बहके नहीं जाएगी, वो पानी कहां जाएगा, नीचे जाएगा। जिससे क्या है कि मिट्टी के अंदर नमी बढ़ती है, नमी को संरक्षित करना, नमी को बढ़ाना, ये उद्देश्य है ना। और दूसरा उद्देश्य कि हम चाहते हैं कि गर्मियों के अंदर जब इस प्रकार की हम जुताई करते हैं तो अंदर मिट्टी के अंदर लार्वा प्यूपा ये सब पड़े हुए थे, इंसेक्ट और डिजीजेस के हार्मफुल स्पोर पड़े रहते हैं, ये भी मर जाते हैं और नमी का संरक्षण भी हो जाता है ना। ये लिख लिया, जनक लिख लिए। लिखो जनक, और इन्होंने किताब कौन सी लिखी ये भी लिखो। एक सेकंड, सर का फोन आ रहा है ना।
सॉरी यार, कुछ जरूरी का बात थी। ये किताब का पूरा नाम हॉर्स होइंग हस्बेंड्री ऑनलाइन वालों है ना, पहले भी शायद बता रखी होगी आपको। चलो अब आगे चलें। अब लिखो भैया उद्देश्य। उद्देश्य के अंदर अपन को जिस प्रकार यहां लिखा हुआ है ना, उस प्रकार से पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। एक यहां लिखना अंत में लगा के, कीट व रोगों का नियंत्रण। कीट व रोगों का नियंत्रण। आपने देखा है कि जब अपन जुताई करते हैं तो बगुले पीछे उड़ते रहते हैं, है ना। बगुले भी तो उड़ते रहते हैं पीछे। तो वो क्या करते हैं कि जैसे ही अपन जुताई करते हैं, मिट्टी से वो लार्वा अडल्ट या बाहर आते हैं। अडल्ट तो क्या लार्वा ही होता है अंदर, प्यूपा लार्वा। वो बाहर आते हैं तो बगुले तुरंत उनको कैप्चर करते हैं, खाते रहते हैं। तो कीट व रोगों, रोग का नियंत्रण कैसे होता है? इसमें फंगल स्पोर पड़े रहते हैं। वो कहां पड़े रहते हैं? मिट्टी में। जो मृदा जनित बीमारियां होती हैं, जैसे विल्ट की बात करूं, फफूंद की, वो कहां से लगती है? उड़ के थोड़ी आ रही कहीं से, मिट्टी में पड़ी हुई है वो। अब वो क्या है कि वो किससे मरती है? सीधा किसके कांटेक्ट में आके? सन, सूर्य की किरणों के कांटेक्ट में आके एक्सपोजर मिलता है हीट का उसको, तब मरती है। तो क्या क्या उद्देश्य है, ध्यान देना। कठोर परत को तोड़ना, रंध्रावकाश की संख्या में वृद्धि होना। ऊपर इसका मतलब क्या है? वृद्धि होना। जल धारण क्षमता बढ़ना, वायवीय संचार बढ़ना। भूपृष्ठकरण से तापमान क्या होता है? कीट व रोगों का क्या होता है? खरपतवार का क्या होता है? सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता और स्थूल घनत्व। ये पूरे पॉइंट ना रटने जैसे नहीं है। आप तो सिंपल सी चीज है, इसको दिमाग में डालो कि भाई जुताई करें तो क्या होगा, बस लिख लो इसको, है ना। हाँ बच्चों, ये लिखना है पूरा, है ना। कल सिलेबस की प्रिंट लेके आना है ना। सिलेबस सुपरवाइजर का डाउनलोड किया आप लोगों ने? है उसकी प्रिंट लेके आना। कोई एग्जाम तू ले आना, है ना। उस अपन थोड़ा आइडिया लगाते हैं खींचने का जल्दी। नोट डाल, ये लिख लेना, फिर मुझे बता देना। मैं नोट डलवा के पीडी का लिखवा ही देता हूं, है ना। कि पार्टिकल डेंसिटी यानी कि कण घनत्व भूपरिष्करण से प्रभावित नहीं होता। किससे होता है? कार्बनिक पदार्थ से प्रभावित होता है। क्या होता है? कार्बनिक पदार्थ ज्यादा होगा तो पीडी कम हो जाएगी। अच्छा, अगर भूपरिष्करण करना है ना, क्या करना है? भूपरिष्करण। तो नमी उस दौरान बिल्कुल नहीं हो, या थोड़ी हो, या आधी हो, या पूरी हो, क्या हो? उससे क्या होगा? यानी कि अपन क्या बोल सकते हैं कि आसानी से, आप बोल रहे हो शब्द का उपयोग करो, आसानी से जुताई। तो आसानी से जुताई हल्की मृदा में होती है, भारी मृदा में? आप ये बताओ, हल्की मृदा को हल्की क्यों कहते हैं, भारी को भारी क्यों? तो वहां कंसेप्ट है जुताई का, कि जिन मृदाओं में जुताई आसानी से हो जाती है वो हल्की मृदा, और जिनमें जैसे ही समस्या आती है वो। तो अगर मान लीजिए एक भारी मृदा है और एक हल्की मृदा है, खेती के लिए उपयोगी मुझे बनानी है,
सामान्य रूप से कितनी जुताई करनी पड़ेगी हल्की या भारी में, कितने का डिफरेंस आ सकता है? अच्छा क्वेश्चन, मस्त है। हम्म। अगर भारी जो मिट्टी होगी तो 4 से 5 बार, और हल्की मिट्टी होगी तो 1 से 3 बार। 1 से 3 बार, ये लिख लेना इस पॉइंट को ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब वापस आ जाता है नमी वाले पे। वो नमी वाला बताओ, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मान लीजिए आपके उपलब्ध जल है 100%, कितना है? उसमें 25 से 50% कमी आ जाए तो भी आप जुताई कर सकते हो। तो अब बताओ कितनी नमी होनी चाहिए जुताई के लिए उपयुक्त? 50 से 75। जब 25 से 50% कमी आ रही है उस दौरान आप भूपरिष्करण आसानी से कर सकते हो, बढ़िया होता है। क्यों 100% पे क्यों बढ़िया नहीं होता? बताओ। अभी हमारे समस्या आ रही थी कि खेत में बहुत सारे, मेरे तो खेत के अंदर बढ़िया जुताई उताई हो गई, बहुत सारे जो मेरे बैचमेट है उनकी हुई नहीं किसी के। क्यों? क्योंकि उनके खेत में पानी भरा हुआ है। चलता है क्या रोटावेटर, सब जम जाते हैं, सब बंद हो जाते हैं। रोटावेटर जैसे चलाया था ना उस खेत में, हमारे बैचमेट के चलाया था, वो जम गया, बंद हो गया भाई। अब पूरी मिट्टी उठाई हाथ से, जितनी छूटी उतनी छूटी, फिर सूखने का वेट किया, तब हाथों से छुड़ाई है वो पूरी मिट्टी। तो क्या हुआ? यानी अत्यधिक नमी के अंदर भी अपन ऐसे जुताई नहीं कर सकते कि मिट्टी चिपकती है। ठीक है, तो ये लिख लिया आप सबने। इसके बाद एक पॉइंट नोट डाल के लिखो, दोनों तीनों पॉइंट को फिर लिखते हैं। लिखो, भू परिष्करण का कण घनत्व यानी कि पार्टिकल डेंसिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बताओ क्यों? आपने बीडी पीडी मैंने भी पढ़ा दिया, सर ने भी पढ़ा दिया आपको। क्योंकि यहाँ रंध्रावकाश का तो कोई कंसेप्ट ही नहीं है ना। यहाँ कोई कंसेप्ट आ गया, वेट ऑफ अ सॉइल सॉलिड था और नीचे वॉल्यूम था। तो उस वॉल्यूम के अंदर सॉइल प्लस पोर थे, खाली सॉइल था। खाली सॉइल, पोर नहीं थे, रंध्रावकाश नहीं थे। ठीक है, तो भू परिष्करण का कण घनत्व पर पीडी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लिखो, कार्बनिक पदार्थ का कण घनत्व पर प्रभाव पड़ता है। क्या पड़ता है प्यारे बच्चों? कार्बनिक पदार्थ ज्यादा तो कण घनत्व कम। ठीक है, अब नोट डाल डाल के लिखेंगे अपन। और अब मान लो जैसे बच्चों, एक तो आपका खेत है, उस दौरान उसमें भूपरिष्करण नहीं हो रखा है ना, तो जो भी रंध्रावकाश हो, जितने भी हो, अब क्या हुआ, पूरे में अच्छे तरीके से भूपरिष्करण हो गया। क्या हो गया? भूपरिष्करण हो गया। तो आपको पता होना चाहिए, दो प्रकार के रंध्रावकाश होते हैं। बड़े रंध्रावकाश यानी कि बृहद, और कौन से? छोटे रंध्रावकाश यानी कि सूक्ष्म, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं इंग्लिश में? माइक्रो और मैक्रो, है ना। थोड़ा सा इंग्लिश पे ध्यान देना है, माइक्रो और मैक्रो, बृहद, तीनों चीजें लिख दी। तो भूपरिष्करण के पश्चात, किसके पश्चात? कि भैया टीलेज कर दिया, भूपरिष्करण पश्चात रंध्रावकाश जो होते हैं उनका अनुपात कितना हो जाता है? 1:1। इसको याद रखोगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भूपरिष्करण के पश्चात कैपिलरी, नॉन कैपिलरी, कैपिलरी पोर किसको बोलते हैं बताओ? छोटे रंध्रावकाशों को ही कौन सा रंध्रावकाश बोला जाता है? कैपिलरी। कौन सा बोला जाता है? और इनको क्या बोला जाता है? नॉन कैपिलरी। क्यों? हाँ, जल हमेशा कौन से रंध्रावकाशों से उपलब्ध होता है? छोटे से। और जल का नाम क्या है? कैपिलरी, केशिकीय जल। इसलिए इन रंध्रावकारों को केशिकीय रंध्रावकाश भी बोल सकते हैं, कैपिलरी पोर भी बोल सकते हैं, छोटे रंध्रावकाश भी बोल सकते हैं, सूक्ष्म भी बोल सकते हैं, माइक्रो भी। केशिकी यानी कि बिल्कुल केश के समान छोटे, बिल्कुल महीन। तो यानी कि अगर बात करें, कोई पूछ ले आपसे सामान्य रूप से, सॉइल साइंस पढ़ रहे हो, तो ये बताओ छोटे रंध्रावकाश कितने बड़े होते हैं, बड़े कितने बड़े होते हैं? 0.6 या 0.06?
0.06 mm से कम है वो छोटे, बड़े है वो बृहद। ये लिख लो ये वाली लाइन भी। भूपरिष्करण के पश्चात बड़े और छोटे दंडाकाशों का रेशो क्या होता है, लिखो। हाँ, 50:50 भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे 1:1 है तो 1:1 आया कहां से, वो 50:50 ही तो होता है, काट के आया। 100% पोर है तो 50% छोटे होंगे, 50% बड़े होंगे। अब 50 से 50 को काटोगे तो क्या आएगा, 1:1। क्वेश्चन कितने आए थे आपके वेदर और क्लाइमेट के, 20 कर दिए होंगे, 20 की 20 सही। बहुत सिंपल थे। 20 किसके सही हुए, 19 कौन सा गलत हुआ, हाँ? गाड़ी वाला, अच्छा। और कौन सा गलत हुआ बेटा आपका, लास्ट क्वेश्चन कौन सा, अच्छा वो फसल पौधे वाला। आपको लगा सर तो इंपॉर्टेंट ही देंगे एलबीडो, तो खाली 4 गोलो इसमें याद करके बैठ गए। मैंने ना उसमें से भी देखो बिल्कुल इंपॉर्टेंट ही छांट के दिया, फसल पौधे का, क्रॉप प्लांट का। नहीं तो आपको लिखा है नहीं, बहुत सारे मूंग का 26 लिखा है क्या मैंने आपको। 18 किसके हुए सही। इस पेपर में ऐसे कितने बच्चे हैं, ईमानदारी बोलना, जिनके सिली मिस्टेक हुए 2 से 3 क्वेश्चन, क्योंकि इसमें ऑप्शन ऐसे थे, जैसे कि सोलर कांस्टेंट वाला ऑप्शन थोड़ा सा मैंने सेम कर दिया था, है ना, थोड़ा सा मामला इधर उधर किया उसमें। और 1.5 × 10⁸ वाला भी है, उसमें क्या कंफ्यूज हो जाते हैं ऐसे में, आप कितना ही रटे हुए हो, समझ रहे हो, आप कितना ही रटे हुए हो। इस लास्ट 3rd ईयर के 2nd सेमेस्टर में, नहीं, 2nd ईयर का 2nd सेमेस्टर एग्रोमेट का कोर्स चलता है ना, एग्रोमेट्रोलॉजी। तो मैं कॉलेज में क्लास ले रहा था 2nd ईयर वालों की। अब अपन, मैं कितने सालों से पढ़ रहा हूँ, 2016-17 से पढ़ रहा हूँ मैं, 16 से, कि भैया 80% अरब सागर से, 20% बंगाल खाड़ी से, है ना। कितने सालों से पढ़ रहा हूँ मैं। अब मैं पढ़ते 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 आया, इतने साल हो गए पढ़ा रहा हूँ, रॉयल में पढ़ा रहा हूँ तभी से। वहां बोर्ड पे लिखा ना, मैं बोर्ड पे खुद लिख के खुद ही कंफ्यूज हो गया। नहीं, 80 20 20 80 ये क्या, जो कि इतने सालों से पूरा याद था। कुछ भी हो सकता है, इसलिए उस समय क्या है कि थोड़ा सा माइंड को अपन को एकाग्र करना। अब मैंने जो पहले लिख रखा था ना उस टाइम क्लास में, मैंने कहा ये लिखा है जो सही है, इसमें कुछ भी किया मतलब ये गड़बड़ हो गई। तो इसलिए आप जब क्वेश्चन करते हो ना, और जो टच आपके दिमाग के अंदर पहले होता है उस पे ही आपको रहना है, चेंज नहीं करना है। दीज आर द स्ट्रेटेजीज। आप लोगों ने बच्चों, किसी ने 1 2 बार दे लिया होगा, सुपरवाइजर का 1 बार दे लिया होगा, तो नॉलेज सबको बहुत है। आप पेपर कैसे अटेम्प्ट कर रहे हो वो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज होती है ना। याद बहुतों को हो गया होगा, बहुत सारे ऐसे बच्चे, इनको अकाउंट मैं देखता हूँ एग्रीकल्चर ऑन टिप्स होती है उंगलियों पे। हमको याद नहीं, छोटी छोटी चीजें बच्चों को याद है, क्योंकि उन्होंने रटी है वो चीजें, लेकिन पेपर में फिर भी गोल मटोल रहता है। वो डिपेंड करता है आप कैसे अटेंड कर रहे हो, ठीक है। अब लिखो एक और नोट डाल के, भू परिष्करण हेतु मृदा में नमी 50 से 75%, यानी कि मैं कह सकता हूं उपलब्ध जल में 25 से 50% कमी। सही चीज है ना, एक ही चीज है दोनों बेटा, है ना।
ये इन पॉइंट को याद रखना। और अगर आपके 18, 19 या 17 क्वेश्चन सही हो रहे हैं वेदर और क्लाइमेट में, इसका मतलब चैप्टर आपका तैयार हो चुका है वो। ठीक है, इससे ही आइडिया लग जाता है। 7, 8 हो रहे हैं तो इसका मतलब साफ है मैदान। अच्छे हो रहे हैं 17, 18, 19 चैप्टर तैयार है। एक्सरसाइज सीट और डीपीपी वगैरह करते हो आप लोग? किया करो, है ना, जितने हो सके। जैसे टॉपिक खत्म हुआ खुद करने बैठ के। डन। ये लिख लो पहले, फिर लिखना भूपरिष्करण के प्रकार, टाइप ऑफ टिलेज। गैप दें 5 मिनट का। अरे भैया 25 से 50% नमी नहीं लिखवाई है, वहां लिखा है उपलब्ध जल में 25 से 50% कमी। और इसको कंफर्म कर देंगे। अब हेडिंग डाल दो भैया भूपरिष्करण के प्रकार, है ना। 10 मिनट का अपन ब्रेक लेते हैं।
चलो, भूपरिष्करण के प्रकार डाला, लिखो। प्रमुख रूप से भूपरिष्करण दो प्रकार के होते हैं। ऐसे लिख लेना है ना, ऑन सीजन, ऑन में ऑन ऐसे आएगा ना, और ऑफ सीजन। ऑन सीजन इधर और इधर ऑफ सीजन। ऑन सीजन में क्या लिखेंगे? जुताई करने के बाद फसल उगाना, और इसमें जुताई के बाद खेत खाली छोड़ना। लिखो तो ठीक, नहीं समझ में, मतलब खाली आपको समझाने के लिए है ना, कभी भूल जाओ तो उस आधार पे। ऑन सीजन, ऑफ सीजन। ये तो जेड का पेपर पड़ा था जो मैं उठा लाया, ले जाना नीचे, चाहिए? ये पड़ा है जो उठा लाया, मैं देख लेना। क्वेश्चन पूछूं आपसे इकोनॉमी के, हैं? ये हॉर्टिकल्चर नहीं पूछूंगा मैं ना। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत, हरित क्रांति की शुरुआत भारत में मुख्य रूप से, अब देखो कितना सिंपल पेपर। मुख्य रूप से खरीफ की फसल है, मसूर, जौ, अलसी, सोयाबीन। फसल चक्र से सहायता मिलती है, मृदा अपर्दन, कीट वृद्धि, एकल फसल या खरपतवार नियंत्रण और मृदा उर्वरता। कल परसों ही मृदा उर्वरता में डिस्कस कर रखा है। एसएसपी में फॉस्फोरस, जेड 2017 का क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। कौन सी सिंचाई विधि से अधिकतम जल की बचत होती है? ड्रिप, नाली, बाढ़, चेक बेसिन। शाकनाशी के रूप में कौन सा हार्मोन प्रयुक्त होता है? आईए, आईबीए, 2,4-D, एबीए। एजोटोबैक्टर सहजीवी है, गैर सहजीवी है, शाकनाशी है, कवकनाशी है? गैर सहजीवी जैव उर्वरक। सहजीवी में कौन सा है आपका? राइजोबियम। कौन सी मिट्टी अधिक पानी रोक सकती है? ऑप्शन सुन लो, सैंड, सिल्ट, सैंडीलोम या क्ले। FIM में नाइट्रोजन। निम्न में से 12 मासी खरपतवार है? सुनना, आर्जिमोन मैक्सिकाना यानी कि सत्यानाशी, अल्टरनेंथेरा या अमरेंथस विरिडस जंगली चौलाई या साइनोडोन डेक्टाइलॉन। दूब घास हमेशा मिलती है। सूरजमुखी किस फैमिली से संबंधित है? कंपोजिटी या एस्टेरिटी। बाजरा का नाम पेनिसिटम। पार्थेनियम का जैविक नियंत्रण जाइग्रोमा बाइकोलराटा। निम्न में से, अब देखो ऑप्शन सुना है ना, निम्न में से कौन सी सिंचाई विधि लहरदार स्थलाकृति के लिए उपयुक्त है? लहरदार स्थलाकृति मतलब उबड़ खाबड़ नहीं आया लिखा हुआ। अब इंग्लिश में जिसको पता हो, इंग्लिश क्या कहते हैं? अंडुलेटिंग, तो लिखा हुआ है अंडुलेटिंग यहाँ इंग्लिश में। लहरदार यानी कि अंडुलेटिंग, उबड़ खाबड़ हो तो फव्वारा विधि। कौन सी विधि? अब देखना, किसी क्षेत्र में तुलनात्मक रूप से लंबी अवधि के दौरान मौसम की सामान्यीकृत स्थिति या मौसम की स्थिति का योग है। मौसम, जलवायु, पर्यावरण, आर्द्रता। अभी लास्ट में पॉइंट बोला था मैंने, मौसम का योग, और लिखाया है शायद हिंदी में एक शब्द आया। अब आप बोलो सर ऊपर वाली हिंदी तुलनात्मक रूप, ये तो कुछ आया नहीं। ये थोड़ी आएगा, कंसेप्ट आएगा। आपको कंसेप्ट बताया तो आप आंसर दे दोगे। इधर इंग्लिश में देखोगे लिखा हुआ है समेशन ऑफ वेदर ओवर अ गिवन रीजन। आपको बोला था कि जलवायु एक पर्टिकुलर क्षेत्र के लिए होती है, बताया था ना, एक एरिया के लिए। तो इंग्लिश में लिखा हुआ है समेशन ऑफ वेदर यानी कि मौसम का योग ओवर अ रीजन यानी कि एक दिए हुए क्षेत्र में। डायरेक्ट आंसर आ गया जलवायु।
अब ये कौन सा ऊंट सहन शक्ति कर सकता है अगोमर? ऊंट जैसलमेरी, है ना? सहनशील वही होता है ना जैसलमेरी। हाँ। मौसम में क्या है कि वेरिएशन आता रहता है। कैसे वेरिएशन आता है? अभी यहाँ ठंडा सा मौसम हो रखा है, उस पीछे की गली में जाओगे यहाँ बारिश हो रही है। तो एक पर्टिकुलर अपन एरिया ऐसे निर्धारित नहीं कर सकते पूर्ण रूप से। एरिया निर्धारण हमेशा जलवायु का होता है। किसी क्षेत्र विशेष की जलवायु क्या? अल्पकालिक। अब देखो, जहां टर्म अल्पकालिक आ गई तो आपका आंसर उस आधार पर मौसम देना है, लेकिन पर्टिकुलर गिवन एरिया, जैसे उस दिन आपको बोला था कि अब जलवायु की बात करें तो शुष्क जलवायु, उष्ण जलवायु, उपोष्ण जलवायु, शीतोष्ण जलवायु, तो वो एक रीजन की होती है, एक क्षेत्र की होती है ना? लेकिन अगर स्थान दे रहा है लेकिन अल्पकालिक दे रहा है तो उस आधार पर आप आंसर मौसम दोगे। लेकिन हमेशा रीजन जो होता है ना, क्षेत्र जो होता है, आपको जलवायु में लिखाया होगा मैंने शायद जिला, राज्य, देश, ऐसे। मौसम में नहीं लिखाया होगा वो, क्योंकि वो रीजन वही आता है और समय भी वही आता है। समय यानी कितना समय? 31 से 33 वर्ष। अब ऑन सीजन ऑफ सीजन हो गया। अब ऑन सीजन में हेडिंग डाल के ऐसे लिखो, प्रीपेराटरी, और दूसरा आफ्टर भूपरिष्करण, या इसको क्या कहते हैं, अंतःसस्य क्रियाएं। इसके अंदर कुछ नहीं लिखेंगे अपन, है ना? फिर प्रीपेराटरी में कौन कौन से आते हैं? प्राथमिक और द्वितीय। ए और बी। क्या ये सिलेबस? पेन देना, पेन देना है क्या ना? सॉइल इरोजन पढ़ाया सर, किशन सर पढ़ा रहे हैं, मृदा क्षरण, पोषक तत्व हो गए, उपलब्ध स्रोत हो गए, जीवाश्म खाद हो गई, बनाने की विधियां हो गई, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, एकल उर्वरक हो गए। सिंचाई बच रहा है अपना, है ना? बड़ा टॉपिक है सिंचाई। सिंचाई खरपतवार, दो मेजर टॉपिक है। जल निकास भी ठीक है, फसल है, बीज भी है और शुष्क खेती भी है। हो जाएगा सिलेबस, ज्यादा कोई बड़ा नहीं, खींच देंगे इसको तो अपन। फसल लिख के पढ़ेंगे या नोट से? पर मुझे अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि उस समय शायद फिर हाँ, नवंबर में भी करेंगे तो भी हो जाएगा, क्योंकि अगस्त सितंबर में थोड़ा सा मैं बिजी रहूंगा, मेरे एग्जाम है ना यार। ये हो गया, डन हो गया? नहीं, सितंबर अक्टूबर में। जनरल में क्या क्या है? तो इकोनॉमी जनरल में क्या है, वो आगे नोट्स दे रखे हैं ना, 30-40 पेज के किताब के, वही तो इकोनॉमी जनरल है। कौन से? किताब से ही होगा वो, आपको पढ़ना है खुद। वो यहाँ लिखूंगा क्या, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस भोपाल, वहां लिखा हुआ है। हाँ, वो तो ऐसे तो पर्टिकुलर, देखो मैं बताऊं, सुपरवाइजर में ऐसे इंस्टीट्यूट सेंटर लेवल के नहीं पूछे जाते, क्योंकि राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में चीजें पूछी जाती हैं तो राजस्थान के इंस्टीट्यूट याद होने चाहिए आपको। मैंने आपको उस दिन भी बोला था, एक्सीलेंसी सेंटर, या राजस्थान में केंद्रीय कुछ है क्या, क्या राजस्थान में कोई अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय कोई है क्या, या राजस्थान में कोई क्षेत्रीय संस्था है क्या, उस पर ज्यादा फोकस रखना है। बाकी बाहर वाली मोटी मोटी गिनी गिनी चीजें तो याद रखनी है। अच्छा, इसमें एनिमल हस्बेंड्री में आपको ज्यादा याद रखना है, जैसे कि बस्सी गाय का प्रजनन केंद्र कहाँ है, किसका कहां पर है, ये सारे याद रखने हैं। एग्रोनॉमी का तो आपको कुछ मिलेगा भी नहीं। कौन सी गाय होती है? जर्सी गाय। हाँ, बस्सी कह रहा हूँ
महंगा, ये बस्सी तो कोई जगह थी। ठीक है, आगे चले अब। ये लिख लिया। आपसे कोई पूछे आफ्टर भूपरिष्करण यानी कि अंतःसस्य क्रियाएं क्या होती हैं? निराई, गुड़ाई, मिट्टी चढ़ाना। मिट्टी चढ़ाना किसे कहते हैं? अर्थिंग अप। ये सब जानते हो? होशियार हो यार, फिर क्या। अब ये मत लिखना आप, है ना, वह लिख लो आधुनिक भूपरिष्करण भी। आधुनिक भूपरिष्करण उसके अंदर ये, फिर सबसे पहले हेडिंग कौन सी डालोगे? प्राथमिक भूपरिष्करण। ये भी लिख लो आधुनिक भूपरिष्करण, जिसमें सब, अब सबको मिक्स लिखेंगे ना, 1 2 3 4 5 ऐसे करके। प्राथमिक भूपरिष्करण। प्राथमिक भूपरिष्करण से इंग्लिश में क्या कहते हैं? श्याम सिंह क्या चाहिए? प्राइमरी टीलेज। जितना आप डील दोगे उतना मैटर बढ़ेगा, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं उस किताब का रोज आधा पेज ही पढ़ना चालू कर दो। एक भी नहीं कह रहा मैं, आधा। आपने खोली भी नहीं होगी। अब क्वेश्चन में वैज्ञानिक नाम की वजह से आपने राजी और गैरराजी नाम पढ़ने पड़ गए होंगे, क्योंकि संडे को मैंने दे रहा हूं, है ना। दिए थे ना अनाज के और दाल वाली के, तो आपने पढ़े होंगे जरूर कि संडे को, बाकी आप पढ़ते ही नहीं। प्राइमरी टीलेज। इस बार जो भी आपके टेस्ट आएगा उसमें पूरे वैज्ञानिक नाम आएंगे, कंप्लीट। तिलहनी, फलाना ढीकड़ा, जो भी है सब। अनाज, कैश क्रॉप, चारे वाली फसलें सारी। चलो करने चलो भैया। प्राथमिक भूपरिष्करण। प्राथमिक भूपरिष्करण के अंतर्गत क्या आता है? जैसे कि सबसे पहले अपन खेत में घुसते हैं तो गहरी जुताई करते हैं, यानी कि अपन क्या लगाते हैं? प्लो, हल। हमेशा याद रखना प्राथमिक भूपरिष्करण के अंतर्गत बच्चों हम हमेशा हल का उपयोग लेते हैं। किसका उपयोग लेते हैं? हल। कल्टीवेटर भी प्राथमिक में नहीं आता, है ना। जो भी हल होंगे जिनसे मिट्टी को पूरा उल्टा पुल्टा जा सकता है, जिससे मिट्टी को काटा जा सकता है, ये सारे हल, इस प्रकार के यंत्र जो है कहां उपयोग में लिए जाएंगे? प्राथमिक भूपरिष्करण से आपने, मुझे ही लगता परिभाषा के रूप में कोई पूछ सकता है तो सिर्फ और सिर्फ यंत्र। ये कौन सा है? तो प्राथमिक भूपरिष्करण के अंतर्गत क्या किया जाता है कि बुआई से पहले अपन क्या करते हैं कि मिट्टी में गहरी जुताई करना और मृदा की कठोर परत को तोड़ना किसके अंतर्गत आता है? प्राथमिक भूपरिष्करण के अंतर्गत आता है। अब इसमें बात आती है यंत्र की, तो यंत्र में जैसे बात करते हैं अपन डिस्क हल, हल को हम बोलते हैं प्लो। क्या बोलते हैं? प्लो, है ना। जैसे कि चीजल हल, कौन सा हल? ये चीजल हल बच्चों गहरी जुताई के काम आता है, कम से कम 50 सेंटीमीटर तक। कितना सेंटीमीटर तक? 50 सेंटीमीटर। अभी फोटो दिखा दूंगा। डिस्क हल, चीजल हल, है ना। एमबी हल, माउल्ड बोर्ड प्लो, ये क्या करता है? मिट्टी को काटता है और पलटता है। ये सब प्रकार के कहीं भी, अब देखो कैसे याद होगा बच्चों, जहां आपको पीछे हल मिल जाए किसका टेका देना? प्राथमिक का। ठीक है, आपको फोटो दिखाऊंगे सबसे पहले इन सबके हल हल के, ताकि आगे बार बार। नुकसान हो जाएगा भाई। क्या है? बातें नहीं बच्चों। बढ़ जाएगा ये। हाँ, आपको भी मिलेगी बुक, टीलेज एंड इम्प्लीमेंट। दर्शन कर लो, बाबूजी के सब दर्शन कर लो। कौन है ये? ठीक है, हाथ जोड़ते रहना, राम राम करते रहना इनसे। फाइन लैंग्वेज इज नॉट फिल अ फार्बर बार।
टिल्थ लिखो, टिल्थ हेडिंग, अपने पॉइंट भूल ही गए थे। टिल्थ हेडिंग डालो, टिल्थ, दंताली नहीं है, टिल्थ हेडिंग डालो, टिल्थ। खेत अभी तक हमने किसी भी प्रकार का उसके अंदर कोई जुताई उताई नहीं की है। ध्यान देना बच्चों, मेरी तरफ देखना, कभी तक अपने खेत के अंदर कोई जुताई उताई नहीं की है। ट्रैक्टर लेके बाहर खड़े हैं, खाली पानी वानी चाय वाय पी रहे हैं अभी। तो उससे पहले आपको खेत जैसा दिख रहा है, जैसा भी दिखे, और फिर ट्रैक्टर लेके अपन लेके गए खेत में, और 1-1.5 घंटे अपन ने उसके अंदर जुताई वगैरह की, और खेत से आए बाहर। तो खेत में जब पहले चाय पी रहे थे उस टाइम उसकी कंडीशन, और जब अपन जुताई करके आए उस टाइम उसकी कंडीशन में आपको कोई प्रभाव लगा क्या? यानी कि क्या दशा, कौन सी दशा बदल गई? भौतिक दशा। कौन सी दशा बदल गई? तो देखो, भूपरिष्करण के पश्चात भौतिक दशा को क्या कहते हैं? भूपरिष्करण के पश्चात, दंताली मत लिख देना, ये रे के दंताली नहीं है। भूपरिष्करण के पश्चात मृदा की भौतिक दशा को टिल्थ कहते हैं। हेडिंग है टिल्थ, कहीं भी लिख लो। हाँ, टिल्थ क्या होता है? भूपरिष्करण के पश्चात मृदा की भौतिक दशा को क्या कहते हैं? टिल्थ। समझ में आया टिल्थ क्या है? अभी ये बोर्ड है, ऐसा दिख रहा है, नीचे गिरा के ढंग से कचूर बना दें, भौतिक दशा बदल गई, टिल्थ हो गया। ऐसा करना नहीं है अपने ना, ठीक है? नहीं तो डायरेक्टर साहब टिल्थ अपना बनाएंगे। अब ये आके चलते हैं ना, क्या है भैया? देसी हल, इंडिजीनियस फ्लो, मल्टीपर्पज फ्लो, बहुत देसी हल। फ्लो बिगाड़ दिया पूरा यार। भूपरिष्करण के पश्चात मृदा की भौतिक दशा को क्या कहते हैं? टिल्थ। इसको बहुत देसी हल भी बोला जाता है, कंट्री हल भी बोला जाता है, देसी हल भी बोला जाता है, बहुत सारे नाम है इसके। क्यों? क्योंकि इससे हम खाली जुताई नहीं, बुआई भी कर सकते हैं। पीछे हाथ में केरा लेके रैक लगा के डालते हैं ना, हाथ से बीज डालते हैं, केरा और पोरा विधि। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा आगे केरा पोरा। ये अलग अलग टाइप के जब देसी हल निकले थे ना, तो उन देसी हल को अलग अलग टाइप से सबने ने अपने अपने आधार पे बनाया था। तो आगरा, अमृतसर, बेंगलोर, बेलेरी, मतलब सबने अपने अपने जहां के स्थान के नाम पे उनका नाम रख दिया था। हमको जैसे जनरली ये वाला हल दिखाई देता है, लेकिन ये सारे भी देसी हल ही है ना? ये बहुत पुराना फोटो है, एंशिएंट पुराना। ये माउल्ड बोर्ड फ्लो क्या काम आता है? हरी खाद को पलटना, याद है क्या? क्यों? क्योंकि माउल्ड बोर्ड फ्लो का काम क्या होता है? मिट्टी को काटना, और काटने के साथ पलटना है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट, मिट्टी को काटता है ये, और काटने के साथ साथ पीछे से पलटता है। इसको बोलते हैं माउल्ड बोर्ड हल, एमबी फ्लो। ये क्या है? चीजल हल। आपको बोला था लगभग 50 सेंटीमीटर तक गहरी जुताई के काम आने वाला हल कौन सा होता है? एक ही बार में फोटो देख लो, दूसरी बार नहीं दिखाऊंगा फिर ये मैं। डन? आगे आने वाला भी चीजल हली है, ये भी चीजल हली है ना? ये भी चीजल हली है, ये सिंगल फ्लो वाला। ये डिस्क हल, डिस्क हल क्या बोलते हैं इसको? ये डिस्क लगी रहती है, इसमें क्या होता है? अलग अलग एंगल पे होती है। अब ये डिस्क की एंगल क्या होती है और ये मिट्टी में जाता है वो एंगल क्या होती है? दो एंगल होते हैं इसके अंदर, डिस्क एंगल और टिल्थ एंगल। अभी अपन डिस्कस करेंगे आगे ना। 25 से 30 और 42 से 45। ये भी डिस्क फ्लो, ये ऐसे काम करता है, देखो। ये रिवर्सेबल फ्लो होता है, मिट्टी को घूमता हुआ काटता है ये, है ना? ये भी हल ही होता है। ये हैरो है, क्या ये किस में आएगा? ये द्वितीयक में। किस में आएगा? द्वितीयक में। जब निराई गुड़ाई छोटी छोटी फसलें होती हैं तो बगल में गुड़ाई करनी होती है ना, तो उसमें काम आता है। इसको कहते हैं हैरो, टूथ हैरो है ये डिस्क हैरो है ना? ये कौन सा हैरो है? डिस्क हैरो। ये भी टूथ हैरो ही है, तो पुराने टाइम में ऐसा था। ये कल्टीवेटर सबने देखा है, ये कल्टीवेटर। क्योंकि बच्चों शुरुआत में जब आपने देखा होगा, ध्यान देना, कि जब डिस्क हल जैसा चलेगा तो उससे मिट्टी कटेगी, और मिट्टी कटेगी, गहरी जुताई होगी, तो पूरा उससे क्या हो जाएगा कि आपकी मिट्टी के बड़े बड़े ढेले बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? ढेले।
तो उस ढेले के बाद हम क्या करते हैं, मिट्टी को फाइन करते हैं, यानी कि बिल्कुल समतल बनाते हैं, मिट्टी को महीन करते हैं। तो उस महीन करने से पहले हमें क्या चलाना पड़ेगा उसमें, और कल्टीवेटर के बाद क्या घुमा देंगे, रोटावेटर। क्या घुमा देंगे, ये दिख रहा है रोटावेटर हमारे, तो इसको पहले ही घुमा देते हैं। तो ये पहले भी घूम सकता है और बाद में भी घूम सकता है। तो एक अच्छा क्वेश्चन आता है कि रोटावेटर ऐसा कैसा इंस्ट्रूमेंट है जो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में काम आता है। ठीक है, ये रोटावेटर ही है। अब देखो कैसी मिट्टी बिल्कुल फाइन होती जाती है ना, एकदम फाइन यानी कि महीन, भुरभुरी। हैप्पी सीडर, जब हम क्या करते हैं, ज्यादा गहरी जुताई बुताई कुछ नहीं करते, ना क्यारी बनाते, सीधा घास फूस के ऊपर बुआई करते हैं। क्या करते हैं, बुआई। कौन सा उपकरण ऐसा आता है, न्यूनतम और शून्य, प्रमुख रूप से शून्य, तो वहां ऐसे यंत्रों की बुआई आती है, वहां सीधा ये बुआई करते हुए जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। इनको हैप्पी सीडर बोलता है। क्या बोलते हैं इसको, ये क्या है, डिस्क सीडर। ये सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, बीज भी होंगे और उसके साथ साथ उर्वरक भी होंगे। ये भी वैसा ही है, कितनी मेहनत की है, पूरा बनाया है ये सब। रीपर, गेहूं काटने वाला, ये हाथ से रीपर है, हैंड रीपर। ये ट्रैक्टर है, ये कंबाइन, थ्रेसर, यो। अच्छा ये बताओ किस में आएगा, प्राथमिक द्वितीयक। अपन जब निराई उड़ाई कर लेते हैं, मिट्टी चढ़ा देते हैं, तो कहीं ना कहीं इसको काम ले सकते हैं ना, खरपतवार को हटाने में भी काम ले सकते हैं। तो ये किसके अंदर आता है, द्वितीयक। खुरपी उर्पी सब किस में आते हैं आपके, ये रैक किस में आती है, लेवलिंग में भी काम आती है। तो लेवलिंग कब होती है, द्वितीयक। ये नैपसेक स्प्रे पूछा जाता है कितने लीटर की होती है, 16 लीटर की। ये सब जानते हो। ये बुश कटर, क्या बोला जाता है, बुश कटर। ये फरोवर, क्या बनाने वाला, फरो बनाने वाला। फरो चला दो, यानी कि अब इससे क्या होगा, मिट्टी की ऐसी क्यारी सी बनती जाती मिट्टी। जब अपन क्या कहते हैं, आलू वाला देखा है ना, ये अपन क्या कहते हैं, बंड फॉर्मर कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं, बंड फॉर्मर, यानी कि बंड बनाना। जैसे क्या होता है, ये आपका खेत है, तो इस खेत के अंदर इस प्रकार से आपने लाइनें देखी हैं, तो हम क्या करते हैं, बंड फॉर्मर से बनवाते हैं, जिसकी बड़ी फील्ड होती है। मेरा 2000 मीटर स्क्वायर का है, तो आप ऐसे लेबर तो रस्सी बना के लाइन तो बनाती रहेगी, कम से कम 5 से इतना कॉस्ट हो जाती है। तो क्या करते हैं, लाइन बना देते हैं, यहाँ एक लाइन खूंटी इधर लगाते हैं, एक उधर, बिल्कुल सीधा फीता डाल के और रस्सी डाल देते हैं उसपे। तो ट्रैक्टर चलता है, अपने मिट्टी लूज होती है, तो सीधा बंड बनाता हुआ आगे चला जाता है। ये बंड फॉर्मर होता है ना। रिज मेकर, बंड फॉर्मर, वही तो चीजें हैं ये रिवर्सिबल फ्लो है। ये क्या हो रहा है, केज व्हील है। ये केज व्हील क्यों लगाया जाता है, पडलिंग के लिए। 5 से 10 सेंटीमीटर पानी भरते हैं पडलिंग में, याद होना चाहिए ना, गारा तैयार करते हैं ना, तो केज व्हील लगाया जाता है। क्यों, फंसे नहीं मामला। क्या कहते रहे, याद है, ये जो आप बोले थे ना कंबाइन, ये भी कंबाइन है। ये थ्रेशर है, ये मूंगफली का है ना। ये क्या होता है, रोलर, घास कटते ही लपेट देता है उसको, पेंट कर देता है ना। ये ट्रांसप्लांटिंग के काम आता है, ठीक है, धान जैसी फसलों में, बड़े क्षेत्रों में से करते हैं ना। ये आलू निकालने वाला। क्वेश्चन पूछा जाता है, क्लीन टिलेज किससे संबंधित है, बोर्ड पे लिखो, ऊपर टॉप पे लिखो क्लीन टिलेज, लिखो आलू। क्लीन टिलेज, आलू और एक दो फसल ऐसी हैं जिनसे काम आता है, क्लीन टिलेज।
साफ भू परिष्करण क्या हो रहा है? साफ में बताओ, जब हार्वेस्टिंग हो रही है फसल की, बाकी ये ऐसा शुरुआत में मिट्टी को उल्टा पुल्टा जाता है तो फसल की बुआई से पहले ही किया जाता है, लेकिन ऐसी फसलें जब हार्वेस्टिंग हो रही है तब मिट्टी बिल्कुल साफ हो रही है। क्यों? क्योंकि जमीन से निकल रही, तो इसलिए कौन सा टीलेज बोला जाता है? क्लीन टीलेज। आलू ऐसी फसलों से संबंधित होता है ना? क्या बेटा? हाँ, मूंगफली में ही होते हैं क्लीन टीलेज, प्रमुख रूप से आलू। ये स्टार बीटर मूंगफली का, ये स्टार बीटर है, मूंगफली में काम आता है। ये विनोइंग फैन है, गांव में करते ना, हाथ में लेके यूं यूं ऐसे हवा चलती है तो उड़ाते हैं। तो ये विनोइंग यानी कि वो घास साफ होती रहती है, उससे कचरा निकलता जाता है, विनोइंग फैन चला देते हैं। ये होगी आपकी पूरे फोटो कंप्लीट। ठीक है, अब चलते हैं अपन अपने भू परिष्करण पे लौट के। चलो लिखो इसके अंदर, बोलूं? देखो, इस प्रकार के भू परिष्करण में इस प्रकार के भू परिष्करण में मृदा की कठोर परत को तोड़कर गहरी जुताई की जाती है। मृदा की कठोर परत को तोड़कर गहरी जुताई की जाती है। ठीक है, अब ये डेफिनेशन नहीं है, पता है क्या है? ये मीनिंग है, इसका अर्थ है। डेफिनेशन के आधार पर कोई पूछ ले तो क्या है कि शुरुआती अवस्था में मिट्टी को उलटना पुलटना क्या है? प्राथमिक भू परिष्करण। ऐसा भी कोई दे देता है बहुत सारे लोग के बुआई से पहले का भू परिष्करण, तो वो प्राथमिक द्वितीयक दोनों आंसर में हो तो प्राथमिक देना। बुआई से पहले किया जाने वाला भू परिष्करण ऑप्शन है प्राथमिक, द्वितीयक, न्यूनतम, शून्य, है ना? बुआई से पहले तो अब न्यूनतम और शून्य तो मामला बिल्कुल ही अलग हो गया। ठीक है, प्राथमिक और द्वितीयक में से आंसर तो हम प्राथमिक, लेकिन द्वितीयक भी बुआई से पहले ही होता है, क्योंकि द्वितीयक के अंदर बिल्कुल महीन बनाना, क्यारी बनाना, सीड बेड तैयार करना और इवन दो बुआई करना, क्या करना, ये सब द्वितीय भू परिष्करण के अंतर्गत शामिल होते हैं। इसलिए पहले किसी टाइम पे परिभाषा ऐसा लिखा देते थे ना कि बुआई से पहले और बुआई से कटाई तक द्वितीयक और बुआई से पहले प्राथमिक, वो परिभाषा कहीं ना कहीं सही साबित नहीं कर सकते अपन इन चीजों को, क्योंकि बुआई करना ही खुद किस में आ रहा है? द्वितीयक में। मिट्टी को महीन बनाना किस में आ रहा है? द्वितीयक में। अब महीन बनाने के बाद ही बुआई होगी, पहले होगी? बाद में होगी ना, तो फिर द्वितीयक में कैसे आ रहा है? अपन तो कह रहे हैं कि भैया बुआई के बाद द्वितीयक मामला है, इसलिए उस परिभाषा को अपने यहां एडजस्ट नहीं कर सकते। लिखो यंत्र कौन कौन से हैं? डिस्क हल, चीजल हल, एमबी हल, सब सॉइलर भी लिख लेना, वो भी डीप सोइंग, डीप फ्लोइंग का काम आता है, सब सॉइलर। सब सॉइलर, सब सॉइलर क्यों लिखा बताओ? हर एक चीज का अच्छा मीनिंग है, ऐसा कोई सब सॉइलर क्यों? क्योंकि आपने दो प्रकार की सॉइल सुनी होंगी, सतही मृदा, अधो सतही मृदा, सरफेस सॉइल, सब सॉइल। तो सब सॉइल यानी कि गहरी जुताई में काम आ रहा है, गहरी जुताई करने वाला सब सॉइलर कहलाता है। बहुत सिंपल सी चीज है। चलो अब लिखो द्वितीयक भू परिष्करण। देखो, प्राथमिक भू परिष्करण के पश्चात
भुरभुरी बनाना, समतलीकरण करना, बुआई हेतु, क्यारी बनाना व बुआई करना, द्वितीयक भू परिष्करण के अंतर्गत आता है। हैरो, क्रशर, लेवलर, प्लैंकर। आगे मैं जब नोट डाल के लिखा दूंगा, रोटावेटर प्राथमिक प्लस द्वितीयक दोनों में आता है। 744 हो गए। रोलर भी लिख दूं क्या? रोलर भी लिखना है, रोलर। ये द्वितीयक भू परिष्करण है ना। नोट डाल दो, एक लिखो, लिख लो, पहले ये लिख लो ना। नोट डाल के अपन क्या लिखेंगे? रोटावेटर प्राथमिक प्लस द्वितीयक, रोटावेटर प्राथमिक प्लस द्वितीयक यंत्र। डन। ये प्राथमिक कंप्लीट हो गया, ये द्वितीयक। ठीक है, अब डालो तीसरा, न्यूनतम। मिनिमम कहते हैं, इससे क्या कहते हैं? मिनिमम टीलेज। जनक कौन है? EH फॉकनर, USA 1974। अभी तक मैंने परिभाषा नहीं लिखी, अभी तो मैंने खाली पॉइंट लिखा है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि न्यूनतम और शून्य भूपरिष्करण के आविष्कार क्यों किया? क्यों? क्योंकि यूएसए में पेट्रोल व डीजल के दाम बढ़ने की वजह से। ये ऑब्जेक्टिव है, मेन मेन रीजन है ये। ठीक है।
न्यूनतम के जनक कौन है? E.H. फॉकनर। जेम्स फॉकनर कौन था, सुना है? जेम्स फॉकनर नहीं सुना होगा तुम लोगों ने, लड़कों ने भी नहीं सुना। अबे राजस्थान रॉयल्स ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर था, बढ़िया, जेम्स फॉकनर, लेवल था उसका। अब बच्चों करते क्या है कि न्यूनतम भूपरिष्करण के अंतर्गत दो चीजें हैं, ऐसे ही शून्य के अंदर है कि प्राथमिक और द्वितीयक, ये दो भूपरिष्करण जो आते हैं, आप ये समझिए फसल की शुरुआत से लेकर और आखिरी तक पूरी गणित यहीं तक रहती है। दो ही भूपरिष्करण होते हैं कायदा अनुसार, है ना। अपन मिट्टी को तैयार करते हैं, फसल की कटाई करते हैं, दो ही होते हैं। लेकिन आधुनिकता की वजह से अन्य भूपरिष्करण भी शामिल हुए। तो अब ऐसा तो कर नहीं सकते अपन के प्राथमिक भी कर लें, द्वितीय भी कर लें, न्यूनतम भी कर लें, ऐसे थोड़ी होता है। प्राथमिक और द्वितीय के अलावा अगर होगा जो होगा वो, प्राथमिक और द्वितीय को कम करना ही तो न्यूनतम और शून्य के अंदर आता है। तो न्यूनतम भूपरिष्करण में ऐसा कहते हैं कि जो आप प्राथमिक भूपरिष्करण के अंदर मिट्टी में गहरी जुताई कर रहे थे नहीं कर रहे थे, है ना, कठोर परत को तोड़ रहे थे, गर्मियों में भी एक बार गहरी जुताई कर रहे थे, आप उसको मत करो, सिर्फ और सिर्फ क्यारी तैयार कर लो और क्या कर दो, बुवाई। इसका मतलब क्या समझे कि प्राथमिक तो नहीं करना बिल्कुल भी, द्वितीय के नाम पे जो आप द्वितीय के अंदर करते हो, एक बार रोटावेटर लगा के क्यारी बना के फ्री कर देते हो, वो खाली कर सकते हो। समझना कंसेप्ट, इसको क्या कहते हैं, न्यूनतम। क्या कहते हैं, है ना, क्योंकि परिभाषा के नाम पे मैं आपको ये नहीं लिखाऊंगा जो मैं बोल रहा हूं। परिभाषा तो क्या होती है कि फसल को न्यूनतम भूपरिष्करण की आवश्यकता होती है, उसको क्या कहते हैं, न्यूनतम। किसके लिए, उसकी वृद्धि एवं विकास के लिए। तो है क्या कि प्राथमिक तो बिल्कुल नहीं करना, द्वितीय के नाम पे खाली क्यारी बनाओ और बीज की क्या कर दो, बुआई कर दो। अब इसका ही फॉरवर्ड नया रूप, यानी कि इसका ही एक और अग्रिम रूप लेकर आए शून्य भूपरिष्करण। न्यूनतम क्या होता है, कम, शून्य क्या होता है, बिल्कुल सपाट, जीरो। शून्य भूपरिष्करण के अंतर्गत ये बोला कि प्राथमिक तो आप बिल्कुल करोगे ही नहीं। अब यहां मामला द्वितीयक का आता है। क्या सर द्वितीयक के अंदर क्यारी वगैरह तैयार कर रहे थे, यहां करेंगे क्या, यहां कुछ नहीं होगा, तो फिर यहां क्या होगा, खाली बुआई करोगे। क्या करोगे, तो इंग्लिश में कैसे लिखते हैं इसकी डेफिनेशन, जीरो टीलेज इन विच प्राइमरी टीलेज इज कंप्लीटली अवॉइडेड एंड सेकेंडरी टीलेज इज रेस्ट्रिक्टेड टू सोइंग इन रो जोन ओनली। यानी कि शून्य भूपरिष्करण उसको कहते हैं जहां प्राथमिक भूपरिष्करण को पूर्णतः क्या किया जाता है, इग्नोर, यानी कि कंप्लीटली अवॉइड, पूर्णतः क्या कर देते हैं, नाकार देते हैं। प्राथमिक तो बिल्कुल नहीं, द्वितीय को क्या किया जाता है, रेस्ट्रिक्ट किया जाता है। रेस्ट्रिक्ट यानी कि प्रतिबद्ध किया जाता है, सिर्फ किसके लिए, बुआई के लिए। क्योंकि अभी बच्चों थोड़ी देर पहले ही हमने लिखा है द्वितीय भूपरिष्करण के अंतर्गत कि बुआई किसके अंदर आता है। अब बुआई तो करनी पड़ेगी नहीं पड़ेगी, तो बुआई किसके अंदर आता है, द्वितीय के अंदर। इसलिए हम कह रहे हैं कि प्राथमिक को तो पूर्णतः क्या कर दिया, इग्नोर, द्वितीयक में सिर्फ और सिर्फ पंक्ति में बीज की बुआई करेंगे। क्या करेंगे, पंक्ति में बीज की बुआई करेंगे। ऐसे भूपरिष्करण को कौन सा भूपरिष्करण कहते हैं, शून्य भूपरिष्करण कहते हैं। भी समझ में आ जाएगा आपके फोटो देखते ही कैसे करते हैं। जीरो टीलेज में आपको दिख रहा है कुछ, यानी कि घास फूस पड़ी हुई है, क्या पड़ी हुई है, तो यानी कि कोई मिट्टी पलटी क्या कुछ करते हुए दिख रहा है क्या आपको इसमें। सीधा बीज में क्या हो रही है, सीधी मिट्टी में क्या हो रही है बुआई, क्या यहाँ क्यारी बनी हुई दिख रही है क्या आपको, कोई गहरी जुताई हुई दिख रही है क्या, तो सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है वो, बुआई कर रहा है। क्या कर रहा है, तो समझ आया क्या होता है कि ना प्राथमिक करना, द्वितीय करना, द्वितीय के नाम पे सिर्फ क्या करोगे, बुआई करोगे, पंक्तियों में क्या करोगे, बुआई। तो बच्चों जब आप प्राथमिक भूपरिष्करण नहीं करोगे और प्राथमिक भूपरिष्करण नहीं करोगे तो हमने उद्देश्य के अंदर लिखा हुआ है खरपतवार, लिखा हुआ है क्या, लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ कि खरपतवार नियंत्रण होता है।
जब बच्चों हम प्राथमिक भू परिष्करण करेंगे ही नहीं तो खरपतवार कहां से नियंत्रण होंगे। तो कहीं ना कहीं न्यूनतम और शून्य भू परिष्करण में उपज क्या आती है, कम आती है, लेकिन कार्बनिक पदार्थ की मात्रा इनमें क्या होती है, ज्यादा, क्योंकि मिट्टी को हम ज्यादा छेड़ते नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब उठ के आती है कि खरपतवार का क्या करेंगे। अभी देख रहे थे कितने खरपतवार थे, तो यहां आप देख रहे हो कि खरपतवार मरे हुए से दिख रहे हैं, सूखे हुए से दिख रहे हैं। ये दिख रहे हैं क्या, ये कहां से सूखे हैं, हर्बिसाइड का स्प्रे कर दिया। किसका स्प्रे कर दिया, खरपतवार नाशियों का क्या कर दिया, स्प्रे किया, ताकि किसको नियंत्रण किया जा सके, खरपतवार को नियंत्रित किया जा सके। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि शून्य भू परिष्करण से किस प्रकार के खरपतवारों की संख्या में वृद्धि होती है, 1 वर्षीय, 2 वर्षीय, बहुवर्षीय। बहुवर्षीय जो हमेशा उगते हैं, जो कि हमेशा उगते हैं। याद रखोगे कि शून्य भू परिष्करण से कौन से खरपतवारों की संख्या में वृद्धि होती है, कौन से। तो अब इनको नियंत्रण करने के लिए किसका उपयोग लें, खरपतवार नाशी। कौन सा खरपतवार नाशी, जो छिड़क दे, चाहे वो खरपतवार हो चाहे वहां फसल अवशेष हो, वो सबको ही क्या कर दे, नष्ट। इसका मतलब बच्चों वहां किस प्रकार का खरपतवार नाशी उपयोग लिया जाएगा। आप खरपतवार नाशी छोड़ के ये बताओ कौन सा प्रकार उपयोग में लिया जाएगा, चयनात्मक, अचयनात्मक। कौन सा वाला, अचयनात्मक। अचयनात्मक में भी 2 प्रकार के होते हैं, संपर्क और स्थानांतरित। यानी कि यहां बालों पर स्प्रे किया तो खाली बाल ही खत्म। एक होता है स्थानांतरित, बाल पे स्प्रे कर दिया पूरा शरीर खत्म। क्या समझे, कि यानी कि पत्ती पे स्प्रे हुआ तो पत्ती मरेगी, लेकिन स्थानांतरित में पत्ती पे स्प्रे कर दिया तो पूरा पौधा मरेगा। समय दोनों में से ज्यादा कौन लेगा, स्थानांतरित वाला। कौन सा वाला, स्थानांतरित वाला थोड़ा सा समय लेता है, इसलिए अगर जल्दी करना होता है तो हम तुरंत डाइकॉट पैराक्वाट छिड़क के उसको फ्री कर देते हैं। पीला हो जाएगा, दूसरे दिन तो आपको पीला मिलेगा शाम को। आज छिड़क दिया ना, दूसरे दिन शाम को पीला मिलता है, बिल्कुल सूख जाता है, नष्ट हो जाता है। फिर वही उसमें किस काम आता है, फसल अवशेष के रूप में, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा को बढ़ाने के रूप में। समझ आ गया, लिखो लिखो, अब परिभाषा बोल रहा हूं। फसल में उसके वृद्धि एवं विकास के आवश्यकता के अनुरूप फसल की, लिखो फसल में नहीं, फसल की, फसल के वृद्धि व विकास हेतु, वृद्धि व विकास हेतु उसकी आवश्यकता के अनुरूप कम भू परिष्करण किया जाता है, कम भू परिष्करण किया जाता है। कम भू परिष्करण किया जाता है जिसमें जिसमें फसल की जिसमें फसल की न्यूनतम भू परिष्करण की आवश्यकता को पूर्ण किया जा सके, जिसमें फसल की न्यूनतम भू परिष्करण की आवश्यकता को पूर्ण किया जा सके, जिसमें फसल की न्यूनतम भू परिष्करण की आवश्यकता को पूर्ण किया जा सके। है ना, क्या रोटावेटर यहां आ सकता है न्यूनतम में, आ सकता है। रोटा बिना क्यारी बनेगी कैसे, रोटावेटर से तो बनेगी। तो यंत्र के नाम पे लिख दो रोटावेटर। अब एक चीज लिख सकते हैं अपन, हाँ लिखो एरो लगा के, सीड बेड को हिंदी में क्या कहते हैं, क्यारी। लिखो एरो लगा के। इस प्रकार के भू परिष्करण में क्यारी बना के फसल की बुआई की जाती है। इस प्रकार के भू परिष्करण को, लिखो इस प्रकार के भू परिष्करण को खेत में, इस प्रकार के भू परिष्करण को खेत में क्यारी बनाकर
खेत में क्यारी बनाकर बीज की बुवाई तक सीमित किया जाता है। बीज की बुवाई तक सीमित किया जाता है। हेडिंग शून्य भूपरिष्करण। जीरो टीलेज। जन्मदाता देश कौन सा है? इसका भी कौन सा है? यूएस है। इग्नोर को अपन हिंदी में क्या बोलेंगे भाई? इग्नोर को अनदेखा किया जाता है। लिखो इसके अंदर। इस प्रकार के भू परिष्करण में प्राथमिक भू परिष्करण को पूर्णतः अनदेखा किया जाता है व द्वितीयक भू परिष्करण को केवल पंक्ति में बीज की बुआई तक रेस्ट्रिक्ट करना यानी कि प्रतिबंधित करना। निष्कासित करना तो टर्मिनेशन होता है भैया, टर्मिनेट करना। मैंने सबसे पहले यही लाइन तो बोली थी, उत्पादन कम होता है कहीं ना कहीं, अंकुरण भी प्रभावित होता है। इनके फायदे और लाभ दोनों हैं। क्योंकि अपन ट्वेल्थ नहीं पढ़ रहे इसलिए नहीं लिखा रहा, नहीं ट्वेल्थ में आपको फायदे नुकसान दोनों लिखाता है। कैसे? फायदे में क्या है, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ती है, खर्चा कम होता है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज। नुकसान में ये है कि अंकुरण प्रभावित होता है, खरपतवार की संख्या में वृद्धि होती है, बहुवर्षीय खरपतवार बढ़ते हैं और फसल उत्पादन पर भी प्रभाव पड़ता है। लेकिन अगर लंबे समय तक ऐसी क्रिया की जाए, अगर व्यवस्थित रूप से किया जाए, तो जो मक्का जैसी फसलें और ये फसलें ना, इनमें अच्छा उत्पादन हो जाता है। जीरो टीलेज में भी बराबर उत्पादन मिल सकता है। ऐसी बहुत सारी रिसर्च फाइंडिंग्स हैं, अपन देख सकते हैं। यंत्र देख लो, हैप्पी सीडर। कल करते हैं डिस्कस बाकी।
सबसे ठंडा मंडल ये आपका मध्य मंडल है बच्चों, मीजोस्फीयर।